हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। जेआईजीएल हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की आज की क्लास है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, हमारा चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा था, चैप्टर नंबर थर्ड, जिसमें हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। इसकी बात कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम आज बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले हमारे पास आता है टॉपिक कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैसे आए, कब आए, क्यों आए, बात करते हैं। इसको बोला जाता है IFRS। The IFRS are important of their following features। IFRS का मीनिंग क्या है वो बात करते हैं। IFR इंडियन फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हम बात करते हैं, तो इनके क्या क्या फीचर्स थे, क्यों इम्पोर्टेंट था ये IFRS, क्यों इम्पोर्टेंट था IFRS इज इम्पोर्टेंस। पहला जो इसकी इम्पोर्टेंट थी, सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या है? सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Single set of accounting standard would enable internationally to standardize and assure better quality on global scale। ये क्या है? सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इट वुड परमिट इंटरनेशनल कैपिटल टू फ्लो more freely, enabling company to develop consistent global practice on accounting problems। ये कहना चाह रहा है कि it would परमिट, ये अलाउ करेगा, परमिट करेगा किसको? इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो को। इंटरनेशनल कैपिटल को कि वो क्या करे, क्या करे? टू फ्लो फ्रीली। फ्रीली क्या करे? इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो करे। वो अनेबल करेगा कंपनी को, अनेबल टू कंपनी टू डेवलप, कंसिस्टेंट ग्लोबल प्रैक्टिस, टू डेवलप कंसिस्टेंट ग्लोबल प्रैक्टिस। भाई इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इट परमिट इंटरनेशनल कैपिटल टू फ्लो मोर फ्रीली। थर्ड क्या है? इट वुड बी बेनिफिशियल टू रेगुलेटर। IFRS जो है क्या होगा? वुड बी, वुड बी बेनिफिशियल टू, बेनिफिशियल टू किसके लिए बेनिफिशियल होगा? वुड बी बेनिफिशियल टू दी रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स के लिए भी ये क्या होगा? रेगुलेटर्स के लिए भी क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर। इट वुड ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर।
इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए भी क्या होगा, काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। कैसे? बिकॉज इट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इट गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असेस द, और असेस करता है क्या? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये असेस करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। It is a single set of accounting standard. It would permit it would also permit international capital to flow freely. It will beneficial for the regulator. It will beneficial for the investor, as it will give the better understanding of the financial statement and assess the investment opportunity. Third, इंटरनेशनल फाइनेंशिंग, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी बात करते हैं आगे। इट ऑल्सो बेनिफिट द अकाउंटिंग प्रोफेशनल। जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, इट ऑल्सो बेनिफिट द अकाउंटिंग प्रोफेशनल। इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग जो ये है स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, ये किसको क्या करेगा? इट ऑल्सो बेनिफिट द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को भी वो क्या करेगा? बेनिफिट करेगा। तो ये इसके क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ये अकॉर्डिंगली क्या है, किस तरह से बेनिफिशियल है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। आगे बढ़ते हैं। कितने हमारे पास टोटल, अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, टोटल हमारे पास IFRS है जो वो 41 है। जितने हमारे ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ये कितने हैं? ये हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं, और टोटल जो लिस्ट में बताऊंगा आपको, वो 41 है। टोटल 41 है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये लिस्ट जो दे रखी है, ये प्लीज आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, लिस्ट इसको याद कर लेना। जो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 बता रखे हैं, इसको आप लर्न कर लेना, पढ़ लेना। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने नोटिफाई किए थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015, which stipulation the adoption and applicability of accounting standard। 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या किया था? नोटिफाई किया था। क्या नोटिफाई किया था? कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015, और ये रूल्स बनाए गए थे, ठीक है ना। और ये किसके लिए थे? एप्लीकेबिलिटी, ये किसके लिए बनाए गए थे? एप्लीकेबिलिटी एंड adoption of Indian अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए एंड अडॉप्शन के लिए बनाए गए थे। क्लियर है?
अब कौन कौन सी कंपनी है जिनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं? पहला ये एप्लीकेबल होते हैं, अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पहले किस पे एप्लीकेबल होता है? कंपनीज अदर देन, फॉर कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी को छोड़ दिया जाए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ दिया जाए, और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दिया जाए। इन कंपनी को छोड़ के बैंक, फॉर कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, इनके ऊपर क्या लगेगा? इन कंपनियों को छोड़ के बाकी कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। अब वो कैसे लगेगा? इन कंपनियों के लिए भी कंडीशन है। कौन कौन सी कंपनी पे ये नहीं लगेंगे? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी, बाकी सारी कंपनियों पे लगेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से। अब कंडीशन क्या है? फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, for the accounting period beginning on or after 1st April 2016, the following company were adoption, तो क्या करेंगी? The following company were adoption, convergence and interpretation of IFRS, interpretation of IFRS। पहले तो ये कौन सी कंपनी पे लगता है? सारी कंपनी के ऊपर लगता है, सिर्फ बैंकिंग कंपनी को छोड़ दिया जाए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ दिया जाए, इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दिया जाए। और फिर आगे ये कहना चाह रहा है, कुछ कंडीशन इसने बता रखी है कि भाई कौन कौन सी वो कंपनी है, फोर कंपनी, उन कंपनियों के लिए भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि भाई जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2016 से या उसके बाद, फॉलोइंग कंपनी वर अडोप्शन, convergence, interpretation of IFRS and accounting standard in India, and accounting standard in, ये कंपनी जो नीचे कंपनी बता रखी है, ये कंपनी क्या करेंगी? अडॉप्ट करेंगी किसको? IFRS को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया को, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करेंगी? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन कौन सी कंपनियां जो है अडॉप्ट करेंगी, ये बता रखा है। जो इसमें सीधा सीधा आप लिखो कौन कौन सी कंपनियों के। सबसे पहले तो लिखो नॉन एप्लीकेबिलिटी, पहले लिखो नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, non applicability of the Indian accounting standard। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी में कौन सी आ गई? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी होगी। अब एप्लीकेबिलिटी में कौन कौन सी कंपनी आती है? एप्लीकेबिलिटी में, अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, कंपनीज
whose equity or debt security are listed. कंपनी, ये वाला पॉइंट, कंपनी whose equity or debt security are listed or are in the process of listing, are in the process of listing on any stock exchange, on any stock exchange. कोई भी लिस्टेड कंपनी हो या जिसकी मतलब कोई भी कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर या डेट कहाँ पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे, या प्रोसेस में है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या वो लिस्ट होने की प्रोसेस में है, ठीक है ना, ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, वो कंपनी या तो वो इंडिया में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया के अंदर हो, आउटसाइड इंडिया के अंदर, और जिसकी नेटवर्थ कितनी है, एंड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, जिसकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ की है, उनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल होंगे। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, इनके ऊपर भी क्या होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। उसके बाद अगर इनकी ए और बी की कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, अगर ए या बी की कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी है, तो उनके ऊपर भी क्या लगेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग के यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, ये कहना चाह रहा है कंपैरेटिव फॉर द अबव पीरियड शैल बी द कंपैरेटिव्स फॉर द अबव पीरियड शैल बी फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 और देर आफ्टर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, वो बात की गई थी जो ये 2016 वाले मतलब 1 अप्रैल 2016 के अकाउंटिंग पीरियड के लिए कौन कौन सी कंपनी को क्या किया जाएगा, 2016 के 1 अप्रैल 2016 को जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था, उन अकाउंटिंग पीरियड के लिए कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल थी जिनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। अब आगे बात करते हैं, फॉर अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। अब ये कहना चाह रहा है जिन कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, फॉलोइंग कंपनी वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अडॉप्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब 2017 से जो अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा उसके लिए क्या होगा, लिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ क्या है 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ है और मोर बट लेस देन 500 करोड़ है, और होल्डिंग, और इनकी क्या होगी, कोई भी होल्डिंग कंपनी, कोई भी जॉइंट वेंचर कंपनी, कोई भी एसोसिएट कंपनी, तो इनको भी क्या किया जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, वंस अ कंपनी स्टार्ट अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक बार अगर कंपनी ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना, अप्लाई करना शुरू कर दिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मैंडेटरी क्राइटेरिया स्पेसिफाई अबव, it will have to prepare the financial statement in compliance with the accounting standard, Indian accounting standard, for all the subsequent year, even if the criteria later does not apply to it. मान ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी कंपनी, अगर किसी कंपनी ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को
अगर किसी कंपनी ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया, फॉलो करना या अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ मैंडेटरी क्राइटेरिया, जो ऊपर ये कंपनी बता रखी है, इस बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, उसके बाद इनको हर साल के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे ये मैंडेटरी क्राइटेरिया में आ रही हैं या नहीं आ रही, चाहे ये मैंडेटरी क्राइटेरिया में आ रही हैं या नहीं आ रही। क्लियर है, समझ आ गई भाई। ये कहना चाह रहा है कि एक बार जो ये कंपनी ऊपर बता रखी है, जो हमने अभी पढ़ी कि कौन कौन सी कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है लगेगा, अगर एक बार इन्होंने उस बेसिस पे इनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अप्लाई होना शुरू हो गया, क्लियर है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनको हर साल के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही अप्लाई करना पड़ेगा जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो मैंडेटरी जो ये क्राइटेरिया दे रखा है उसमें फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। क्लियर है। A company may voluntarily apply Indian accounting standard for the preparation of financial statement for accounting period starting on or after 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक, 31 मार्च 2000 जो टाइम दे रखा है, 1 अप्रैल 2015 से लेके, है ना, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक का जो ये अकाउंटिंग पीरियड था, इसके लिए सारी की सारी कंपनियों को क्या कर रखा था कि वो क्या कर सकती हैं, वॉलंटरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई कर सकती है। हाउएवर सच अ कंपनी कैन नॉट सब्सिक्वेंटली रिवर्ट बैक टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अडॉप्शन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2016। और उसके बाद क्या होगा, हाउएवर सच कंपनी, बट एक बार इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इन्होंने किसी भी कंपनी ने अगर एक बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना स्टार्ट कर लिया तो वो दोबारा से क्या नहीं कर सकती, वो फिर उसी को ही फॉलो करेगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू करेगी। इट मे बी नोटेड दैट net worth of the company will be considered based on the auditing financial statement of the company concerned at as 31 मार्च 2016। ये कहना चाह रहा है कि जो नेटवर्थ कंसीडर की जाएगी, वो नेटवर्थ कब कंसीडर किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे उसको कंसीडर किया जाएगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। और कौन से साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाएगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाएगी 31 मार्च 2014 की, और बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी कंसर्न्ड एट एनी डेट आफ्टर 31 मार्च 2014। तो मतलब बेसिकली जो हम नेटवर्थ देखेंगे, नेटवर्थ हम कौन सी ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देखेंगे, कौन से ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देखेंगे, वो हम देखेंगे 31 मार्च 2014 के पीरियड के बेसिस पे, 31 मार्च 2014 के पीरियड पे देखेंगे।
या किसी की, मतलब मान लो किसी का उसके बाद फर्स्ट जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर कोई कंपनी 31 मार्च 2014 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर उसके बाद की जो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसके बेसिस पे हम नेटवर्थ का क्राइटेरिया देख के यहाँ पर चलेंगे। Once the Indian accounting standards are required to be applied in the preparation of financial statement by a company, the same will be applied to both the standalone financial statement and consolidated financial statement. भाई ये कहना चाह रहा है कि जब एक बार किसी कंपनी ने, यहाँ पे लिख रहा है कि अगर एक बार किसी कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना शुरू कर दिया, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो वो कंपनी अपनी दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी दोनों कौन सी, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा प्रिपेयर करेगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। कंपनी हुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन SMEs exchange, small medium enterprise exchange, will continue to be applied existing accounting standards specified under the company accounting standard rules 2006। अगर कोई भी कंपनी, ये कहना चाह रहा है आगे, अगर कोई भी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटीज लिस्टेड है SME एक्सचेंज के ऊपर, तो वो क्या करेंगी, तो उनके ऊपर पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लग के चलेंगे, जिनको 2006 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल में बता रखा है, सिर्फ पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लग के चलेंगे। समझ आ गए? कंपनी विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू मैंडेटली फॉलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई अंडर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जिन कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहे, जिन कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो कंपनी क्या करेंगी, तो वो कंपनी पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 के अंदर बता रखा है, तो वो कंपनी पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 के अंदर बता रखा है, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करेंगे, फॉलो किया जाएगा, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। समझ आ गई? जब तक कि वो, और बट उनके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, वो वॉलंटरली नए वाले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकती है। वो वॉलंटरली क्या कर सकती है, चूज कर सकती है कि वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC की बात करते हैं, NBFC
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। ये एनबीएफसी की बात करते हैं। एनबीएफसी फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 फॉलोइंग एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग पीरियड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। अकाउंटिंग पीरियड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 फॉलोइंग एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी हैं जिनके ऊपर अगर ये कंडीशन जो एनबीएफसी इस क्राइटेरिया में फॉल होती हैं तो उनके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी होगा। फॉलोइंग एनबीएफसी will required to adopt इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब कौन कौन सी है वो? पहला, एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ क्या है 500 करोड़ और उससे ज्यादा की है। एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ हैविंग द नेटवर्थ कितनी नेटवर्थ है ऑफ रुपीज 500 करोड़। जिन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनकी नेटवर्थ क्या है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा क्या? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना। एंड दूसरा, अगर कोई एनबीएफसी की होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है या कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है या कोई एसोसिएट कंपनी है, अगर इन कंपनी की कोई एनबीएफसी की होल्डिंग कंपनी है, कौन सी एनबीएफसी जिसकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। और ये कंडीशन कौन से ईयर के लिए है? ये कंडीशन द कंपैरेटिव विल बी फॉर पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। द कंपैरेटिव विल बी द पीरियड, कंपैरेटिव क्या होगा, कौन से ईयर की उससे हम कंपैरिजन करेंगे इसका 2018 वाले 31 मार्च 2018। मतलब जो हम ये देखेंगे, जो हम नेटवर्थ देखेंगे, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे 31 मार्च 2018। क्लियर है? द कंपैरेटिव विल बी फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। आगे बढ़ते हैं। फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन, और दूसरा ये वो वाली कंडीशन तो कौन से ईयर के लिए थी? अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2018। अब अकाउंटिंग पीरियड जो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी? उसके लिए कंडीशन थी कि लिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ क्या है, लिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़, लिस्टिंग एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ है, 500 करोड़, उन पे क्या होगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। ऊपर वाली कंडीशन कौन से ईयर के लिए थी? 1 अप्रैल जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 2018 से। ये वाली कंडीशन कौन सी एनबीएफसी के लिए है? जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, कब से? 1 अप्रैल 2019 से। ये इनके लिए है। समझ आ गई? अब ये इसमें कौन कौन सी एनबीएफसी आएंगी? पहला, लिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ की है, नॉट लेस देन 500 करोड़। अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ जो है मिनिमम टू मिनिमम कितनी है 250 करोड़ और मैक्सिमम कितनी है 500 करोड़। और होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव। और इसमें हम कंपैरेटिव कब के लेंगे? जो हम ये देख रहे हैं ये कौन से ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिस लेके करेंगे? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। आगे बात करें।
Net worth for the above purpose will be computed as per the audited statement ended on 31st March 2016 or the first audited financial statement thereafter. For the first 31st March 2016 or for the first audited financial statement thereafter. For the scheduled commercial bank and insurance company, the following will be required to apply Indian accounting standard for preparing the financial statement for the period ending beginning on और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। अब ये बैंक्स के बारे में बात करता है। बैंक्स कौन कौन से बैंक के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे? कौन कौन से बैंक के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन कौन से बैंक्स के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे? पहला, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। दूसरा, ऑल इंडिया टर्म, ऑल इंडिया टर्म लैंडिंग रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, इनके ऊपर ये भी क्या होगा? अप्लाई होगा। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर या होल्डिंग सब्सिडरी एंड ज्वाइंट वेंचर कंपनी। द कंपैरेटिव विल बी गिवन फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑन और आफ्टर देयर आफ्टर। अब ये है, बात करते हैं। हमारे पास ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसकी पूरा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अपना प्रॉपरली इसको डिस्कस किया जाएगा। जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसकी हम टोटली से अच्छे से बात करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करके फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। इसमें हमारी 2 क्लासेस और जाएंगी, 2 से 3 क्लासेस, हम ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये हमारा पूरा जो